गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वेव फंक्शन। माना कि एक m द्रव्यमान वाला कण बॉक्स यानी कि किसी भी कोष्ठ की दीवारों के बीच में इधर उधर टकराता है। अब माना कि ये कण केवल x दिशा में ही गमन करता है तथा x बराबर 0 और x बराबर a के बीच दो मोटी परतों के बीच में ये रहता है। यह कण परतों को भेदकर बाहर जा नहीं सकता, अर्थात बॉक्स के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कण की गति x बराबर 0 से लेकर x बराबर a के क्षेत्र में ही सीमित रहेगी, जैसे कि किसी भी बॉक्स में एक गैस के अणु की गति रहती है। जब तक कि अणु दीवार से नहीं टकरा जाता वह मुक्त रूप से गति करता रहता है और दीवार अणु को उल्टा उछलने के लिए बाध्य करती है। माना कि जब कण दीवार से टकराता है तो उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं रहती, अर्थात इसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से स्थिर रहती है। इस बॉक्स को हम एक पोटेंशियल वेल यानी कि विभव कूप के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसकी चौड़ाई a के बराबर और ऊंचाई अनंत है। स्थितिज ऊर्जा का मान x बराबर 0 और x बराबर a यानी कि बाउंड्रीज पर तीक्ष्ण रूप से बढ़ जाता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का मान इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं पर कण पर बहुत ज़्यादा भारी बल लगता है, जो कि कण को अपनी गति से उत्क्रमित करने के लिए बाध्य करता है। अतः कण की ऊर्जा E का मान कुछ भी हो, यह x बराबर 0 के बाईं ओर और x बराबर a के दाईं ओर, x बराबर 0 के बाईं ओर और x बराबर a के दाईं ओर गति नहीं कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर, अर्थात x का मान 0 से ज़्यादा और a से जब कम होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा एक जैसा रहता है, जिसे हम सुविधा के लिए शून्य मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि Vx बराबर 0 यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है बॉक्स के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर किसी भी जगह कण की स्थितिज ऊर्जा एक समान होगी और उसका मान क्या होगा, 0। बॉक्स के बाहर विभव अनंत है, अतः बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अर्थात प्रायिकता क्या होगी, 0, यानी कि साई स्क्वायर और साई के मान भी 0 हो जाएंगे। अतः दोनों स्थिति 1 और 3 में, अर्थात x बराबर 0 के जो है बाईं ओर और x बराबर a के दाईं ओर, अर्थात बक्से के दोनों तरफ तरंग फलन साई का मान 0 होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि साई स्क्वायर का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात साई x बराबर 0 तथा a बराबर 0 व x बराबर a पर भी तरंग फलन 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 3 परिस्थितियों में, अर्थात x बराबर 0 के बाईं ओर, x बराबर a के दाईं ओर जो है तरंग फलन का मान 0 होगा। अब हम लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन यानी कि स्थिति सेकंड के लिए, यानी कि जब x का मान 0 से ज़्यादा और a से कम है, अर्थात जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, उस जगह वेव फंक्शन साई का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कण केवल x दिशा में गति कर रहा है, इसलिए श्रोडिंगर समीकरण को लिखा जाएगा डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर Ex साई एक्स बराबर 0। अब हम जानते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी गुणा साई बराबर 0। लेकिन यहाँ v यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना गया है, इसलिए श्रोडिंगर समीकरण निम्न रूप ले लेगी, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर Ex साई एक्स बराबर 0। अब जो है यहाँ पर हम इस समीकरण को रिड्यूस करते हैं और लिखते हैं डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर साई एक्स बराबर 0, जहाँ अल्फ़ा स्क्वायर क्या लिखा है हमने, इसको लिखा है 8 पाई स्क्वायर m Ex अपॉन h स्क्वायर
तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा रूट में 8π² m e x/h²। तो इस समीकरण का जब हल करेंगे तो तरंग फलन का मान क्या आएगा, साई एक्स बराबर a e की पावर आयोटा अल्फ़ा एक्स प्लस b e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स। ठीक है। और ये जो साई एक्स वाली समीकरण प्राप्त हुई है वो साई 1 और साई 2 दो तरंग फलनों को अध्यारोपित करने से प्राप्त हुई है। साई 1 के लिए मान क्या हुआ, a e की पावर आयोटा अल्फ़ा एक्स, और साई 2 का मान क्या है, b e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स। और साई 1 और साई 2 दोनों वेव फंक्शन को अध्यारोपित करने पर हमें मिलता है साई एक्स। ठीक है। और अल्फ़ा का मान क्या हो गया, रूट में 8π² m e x/h²। अब ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार इस तरंग फलन का मान क्या होगा, साई एक्स बराबर a साइन अल्फ़ा एक्स प्लस b कोस अल्फ़ा एक्स, जहाँ पर a और b जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि स्वच्छ स्थिरांक है, जिसके अनुसार दोनों दिशाओं में गति होती है। अतः x बराबर 0 के सीमांत प्रतिबंध के अनुसार, यानी कि बाउंड्री कंडीशन के अनुसार, जब x बराबर 0 होगा तब साई का मान भी क्या होगा, 0। तो इसका मान हम समीकरण जब 134 में रखेंगे, यानी कि x बराबर 0 रख देंगे, तो जहाँ x बराबर 0 होगा बाउंड्री पर, तो साई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मान रखने पर हमने पाया कि b बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, जबकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि b बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है। यानी कि साई x की वैल्यू क्या रह गई, a साइन अल्फ़ा एक्स। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे अपन कि x बराबर a के अनुसार यहाँ पर भी साई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यानी कि समीकरण 135 क्या हो जाएगी, 0 बराबर a साइन अल्फ़ा a। ठीक है। यानी कि समीकरण 136 में जो है साई 0 कैसे हुआ कि साई के 0 होने के लिए या तो a को 0 होना चाहिए या फिर साइन अल्फ़ा a को 0 होना चाहिए। अब a बराबर 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि a बराबर 0 होने पर पूरे साई का मान 0 हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा a बराबर 0 होगा। यानी कि साइन अल्फ़ा a कब 0 होगा, यानी कि जब साइन जो है कोण साइन थीटा, यानी कि कोई भी जो कोण है वो पाई का गुणज हो, यानी कि अल्फ़ा a बराबर पाई का कोई भी इंटीग्रज, यानी कि हम कह सकते हैं गुणज होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3, जैसे साइन 180 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 360 का मान 0 होगा, ऐसे। ठीक है। यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई बटा a, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। यानी कि समीकरण 137 का वर्क करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, n² π² a²। अब हम समीकरण 138 और 133 की तुलना करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी 8π² m e x/h² बराबर n² π² a²। जहाँ से e x की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी n² h² 8 ma², जो कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी एनर्जी को बताता है। और इसके लिए तरंग फलन का मान क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं तरंग फलन का मान होता है साई एक्स बराबर a साइन अल्फ़ा एक्स, और अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे अपन n पाई अपॉन a। तो a का मान कैसे प्राप्त करेंगे, a का मान प्राप्त करने के लिए हम इस तरंग फलन का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a साई गुणा साई स्टार dx बराबर 1, जहाँ साई स्टार साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। यहाँ पर जब इस वेव फंक्शन का मान रखा जाएगा तो a की वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी a² बराबर 2/a। ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया, रूट में 2/a। a बराबर हो गया रूट में 2/a। तो
ए की वैल्यू समीकरण में रखेंगे तो साई एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2/a साइन n पाई अपॉन a गुणा x। ठीक है। अब है एक विमीय बॉक्स में कण के ऊर्जा स्तर। ठीक है, यानी कि कण की ऊर्जा के जो मान प्राप्त होंगे वो समीकरण 139 से आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कण की ऊर्जा का सूत्र क्या था, E बराबर n² अपॉन 8ma²। यानी कि पहला ऊर्जा स्तर के लिए अपन ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो E1 बराबर h² अपॉन 8ma²। दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4h² अपॉन 8ma²। तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं तो n की वैल्यू 3 रखी जाएगी। ऐसे ही चौथे ऊर्जा स्तर के लिए n की वैल्यू 4 रखी जाएगी। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर स्थिर नहीं है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा का कोई स्वच्छ मान तो हो नहीं सकता, केवल ऊर्जा के वही मान स्वीकार्य होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, जो समीकरण 139 से प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसे ऊर्जा का कोई भी मान स्वेच्छा से अपन नहीं मान सकते, केवल जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा स्तरों के लिए ऊर्जा के वही मान एक्सेप्टेबल होंगे जो कि समीकरण 139 से प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात ऊर्जा में n के विविक्त मान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक कण की ऊर्जा जो होती है वो क्वांटीकृत होती है, यानी कि एनर्जी लेवल जो है क्वांटाइज्ड होते हैं। इसके लिए जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम मिलेगा वो भी विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है एक विभव बक्से की तरह कार्य करता है और उसमें कई प्रकार के एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है। और ये जो एनर्जी लेवल होते हैं वो h² अपॉन 8ma² की यूनिट में 1, 4, 9 या हम कह सकते हैं कि n² के मल्टीपल के रूप में होते हैं। ठीक है। यहाँ पर n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है। अब आपके बॉक्स की लंबाई व कण की ऊर्जा में संबंध। तो समीकरण 139 में हमने देखा कि एनर्जी और बॉक्स की लंबाई में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यानी कि E बराबर क्या हो गया, n² अपॉन 8ma²। यानी कि एनर्जी जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या n के तो वर्ग के समानुपाती है, जबकि बक्से की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि a का मान बढ़ने पर E का मान कम होता है। इसका तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन की गति करने के लिए अगर अधिक स्थान होगा तो इसके लिए ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम, अर्थात निकाय का स्थायित्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि कण की ऊर्जा बॉक्स की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि बॉक्स की लंबाई जितनी कम होगी कण की ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, अर्थात ऊर्जा स्तरों में दूरी ज़्यादा होगी या ऊर्जा अंतराल उतना ही ज़्यादा होगा तो क्वांटीकरण भी अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। जबकि अगर बॉक्स की लंबाई बढ़ती है तो आपके सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और दो ऊर्जा स्तरों में दूरी कम हो जाएगी, यानी कि एनर्जी गैप कम हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि a बराबर इनफाइनाइट पर ऊर्जा स्तरों में दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, अर्थात a बराबर इनफाइनाइट होने पर n भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होगी। अब देखो, यदि एक विमीय बॉक्स जिसे हम विभव कूप भी कहते हैं, यानी कि विभव कूप की दीवारों को अचानक हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा कि अब बक्से में सीमित गति करने वाला कण क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और उसकी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा कैसी हो जाएगी, सतत, यानी कि कंटिन्यूअस हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपके 0 पॉइंट एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक n तो एक क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन तरंग में नोड को बताती है। जब n का मान बढ़ता है तो नोड में भी जो है परिवर्तन आता है, यानी कि n का मान अगर 1 है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो कोई नोड नहीं होती है। n का मान 2
तो 1 नोड, n का मान 3 तो 2 नोड। ऐसे n का मान अगर n होता है तो नोड कितनी होगी, n-1। तो हम देखते हैं कि नोड की संख्या बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा में वृद्धि होती है, आवृत्ति में वृद्धि होती है। और जब ऊर्जा और आवृत्ति बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ का मान कम होता चला जाता है। अब ऊर्जा का मान जो है n² के समानुपाती है, अर्थात नोड की संख्या बढ़ने पर जो है इसका मान बढ़ता है। लेकिन n का मान न्यूनतम क्या होता है, 1। ये कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि n का मान अगर शून्य हो जाएगा तो प्रत्येक स्थान पर जो है इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन साई x का मान क्या हो जाएगा, शून्य। अर्थात बॉक्स के अंदर कण के पाए जाने की संभावना शून्य हो गई, यानी कि बॉक्स के अंदर कण ही नहीं है, जो कि वास्तव में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक विमीय बॉक्स के अंदर x दिशा में एक इलेक्ट्रॉन या कण गति कर रहा है, यानी कि n का मिनिमम मान 1 होगा, शून्य नहीं होगा। क्योंकि हम मान रहे हैं कि बॉक्स के अंदर एक कण विद्यमान है, इसलिए साई x 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए n के मान 1, 2, 3 आदि हो सकते हैं और मिनिमम मान जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी और x के बीच में जो डायग्राम दिए हुए हैं, तो पहला जो a है वो तो है यहाँ पर साई को दर्शा रहा है, साई के मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों दिशाओं में है। जबकि दूसरा जो है यहाँ पर साई² यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, और वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अतः निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा का मान समीकरण में n बराबर 1 रखने पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि E1 बराबर n² h² / 8ma²। जहाँ n का मान 1 रखा तो E1 का मान आ गया h² / 8ma²। अतः कण में कम से कम न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी, h² / 8ma², जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं और इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कण की किसी भी ऊर्जा स्तर पर ऊर्जा और शून्य बिंदु पर ऊर्जा में क्या संबंध है, En बराबर n² गुना E0। यानी कि अगर कोई भी कण यानी कि इलेक्ट्रॉन बॉक्स में 0 के पर भी विराम पर नहीं होता, यानी कि हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, यानी कि जब वो पहले एनर्जी लेवल में है, 0 पॉइंट एनर्जी है उसकी, शून्य बिंदु ऊर्जा पर भी वो विश्रामावस्था में नहीं रहता बल्कि गतिशील अवस्था में रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसकी सही स्थिति का ज्ञात नहीं कर पाते, सही स्थिति का निर्धारण नहीं कर पाते, स्थिति ज्ञात नहीं कर पाते। साथ ही जो E ऊर्जा के मानों का मध्यमान है, यानी कि जो एनर्जी है वो ऊर्जा के मानों का मध्यमान है, अतः संवेग का भी सही निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार शून्य बिंदु ऊर्जा की धारणा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुरूप है, जो कि यहाँ पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के सही होने की पुष्टि करता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 क्रमागत ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतर, या किन्हीं भी 2 ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर क्या होगा, तो En+1 - En। तो क्या हो जाएगा ये ऊर्जा अंतर, 2n+1 गुणा शून्य बिंदु ऊर्जा। ओके।